जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एच की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले पार्ट में यानी भाग 3 में अब तक हम 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप एच की जीके चैनल पर जा करके साइको यानी मनोविज्ञान की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें वो वीडियो आप देख सकते हैं। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम और आप मिलकर सॉल्व करें। देखिए प्रश्न नंबर 71, मनोविज्ञान के जनक कौन है? क्या है? मनोविज्ञान के जनक कौन है ये बताना है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आपका है कि मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। अगर आपने पूरी तैयारी कर लिया है तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आप देते चलिए। विलियम जेम्स, ठीक है ना? और इन प्रश्नों को आप नोट करते चलिए, ठीक। प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, विलियम जेम्स। इसका भी उत्तर क्या होगा? विलियम जेम्स ही होगा, ठीक है ना? बहुत जल्दीबाजी ना करें, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें कलेक्शन है, जो परीक्षा से संबंधित है वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं, इसलिए बहुत जल्दीबाजी करके वीडियो ना देखें, है ना? नहीं तो चीजें आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 73 देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? थॉर्नडाइक, ठीक है ना? तो इन प्रश्नों के जवाब आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन प्रश्नों का जवाब आप देते जाइए, है ना? और उसके बाद आप चेक करिए कि देखिए आपका कितना क्वेश्चन आपका सही है, ठीक। इन प्रश्नों से हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक। चलिए प्रश्न अभी हो गया थॉर्नडाइक से संबंधित और भी कुछ बातें जान लीजिए। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत क्या कहता है? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी कार्य को तुरंत सीखा नहीं जा सकता है, कई बार प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करेंगे, त्रुटि होगी, तब सीख पाएंगे, है ना? तो ये प्रयास और त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और इसका प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया था। और थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिल गया, तो इन प्रश्नों को आप नोट भी करते रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से तैयारी करें, ठीक। प्रश्न नंबर 74, जड़ बुद्धि, कौन सी बुद्धि? जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ यानी इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट कितना होता है? पूछा जाता है ना, प्रतिभाशाली या बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो ये चार्ट है, इस चार्ट को किसने बनाया था? चलिए बताइए जल्दी। इस चार्ट को टर्मन ने बनाया था, यानी जो बुद्धि लब्धि का चार्ट है, तालिका है, उसके जनक कौन है? वो टर्मन है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? देखो सही कहा आपने कि 71 से कम, ठीक है ना? ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 75, देखिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपने पूरी तैयारी कर लिया है तो, अगर नहीं तैयारी कर पाए हैं पूरी तो आप इन प्रश्नों को नोट करते चलिए, ठीक। प्रश्न नंबर 75, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान यानी अगर मन के विज्ञान को अगर कोई नहीं जानता है तो समझ लीजिए कि वो शिक्षा आसानी से न सीख पाएगा और न सिखा पाएगा। पहले तो बालक के मनोभावों को जानिए, तभी आप बालक को सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर, ठीक है ना? अब बताइए स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये बताया था
अगर किसी कार्य को करने के बाद अगर कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस कार्य को करने में और तेजी होती है और उस कार्य को करने में और वृद्धि होती है ना। तो ये स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बताया था और इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ के भी इंसान बर्बाद होता है और बहुत कम भी पढ़ के बर्बाद होता है। तो आप एक जो जितना जरूरत है उतना पढ़िए, तो जितना जरूरत है इसमें उतनी चीजें बताई जा रही है। और विस्तृत अगर आपको जानकारी करनी है इन सब चीजों से संबंधित तो HN ट्रिकी जीके चैनल पर जाइए और साइको यानी मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 76 आगे जीन पियाजे है ना। जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बताना है, कब से कब तक है, जल्दी बताइए। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बताइए। तो इसकी अवधि कब से कब तक थी? 7 से 11 भी मिलेगा और 7 से 11 नहीं, क्षमा करें, ये हो जाएगा 11 से ऊपर, 11 से 15 या कहीं कहीं आपको मिलेगा 11 से पौढ़ा अवस्था तक। ठीक है ना। तो 11 से 15 वर्ष तक ये कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये जीन पियाजे की चौथी यानी अंतिम अवस्था है। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कुल कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था? उन्होंने कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। ठीक है ना। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, इसकी अवधि कब से कब तक थी? 0 से 2 वर्ष। नोट करते चलिए, केवल एग्जाम में जो आने वाले पॉइंट है हम केवल उन्हीं प्रश्नों को बोल रहे हैं। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए और पेपर दीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना, थोड़ा विश्वास करिए। इसके अलावा जो दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि थी 2 से 7 वर्ष। और जो तीसरा था वो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और जो चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 या 11 से पौढ़ा अवस्था तक। ठीक है ना। तो ये हो गया जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे के बारे में और भी चीजें जान लीजिए। मानसिक विकास के जनक है ना, कौन थे? जीन पियाजे। ठीक है। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो ये है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। और नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत 2 सिद्धांत इन्होंने बताए थे, 2 स्तर बताए थे। तो नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितने स्तर बताए? 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी क्वेश्चन गायब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक बहुत है, पर्याप्त। ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे चर्चा तो जानते हैं कंफ्यूजन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 77 गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? आपको दिन बताना। ऑप्शन दिया गया है 280, 281, 285, 290। इस तरीके से ऑप्शंस मिलेगा आपको। टिक करना क्या किस पे होगा? 280। ठीक है ना। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अब प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने कहा था कि बुद्धि के बहुत रूप होते हैं? यही प्रश्न बनेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? थॉर्नडाइक। अगर ये पूछ लिया जाए बुद्धि का द्विखंडात्मक, बुद्धि का द्विरूपीय या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो विने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था थर्स्टन ने। ठीक है, ध्यान रखना, थॉर्नडाइक और थर्स्टन अलग अलग है। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का, और थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। अगर ये कहा जाए कि किस सिद्धांत को, बुद्धि के किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है इसमें कि जो बालक गणित में निपुण है वो किसी और क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता। ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79
शर्म, गर्व, ये भावना, ये जो फीलिंग होती है, इसका विकास किस वर्ष में हो जाता है? ठीक है ना। प्रश्न नंबर 79 क्या है कि किस अवस्था में शर्म, गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? बाल्यावस्था। चलिए प्रश्न नंबर 80, गार्डनर ने बुद्धि के कितने अधिमान बताए थे? सवाल ये है, गार्डनर ने बुद्धि के कितने अधिमान बताए थे? तो गार्डनर ने बुद्धि के 7 अधिमान बताए थे। मुख्य रूप से 7 अधिमान बताए थे। किसने? गार्डनर ने, है ना। इसके अलावा गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया था कि बुद्धि एकांकी नहीं होती है ना। बुद्धि बहुत रूपों में कार्य करती है। बुद्धि के बहुत से रूप होते हैं, बहुत रूपों में होती है। किसने बताया? गार्डनर ने, ठीक है ना। तो गार्डनर ने बुद्धि के कितने अधिमान बताए? तो गार्डनर ने बुद्धि के मुख्य रूप से 7 अधिमान बताए, ठीक। लेकिन इसमें क्वेश्चन और भी देखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने अधिमान है? मुख्य रूप से 7 है, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा तो 9 होगा, क्योंकि गार्डनर ने 1998 में बुद्धि का 8वां और सन 2000 में बुद्धि का 9वां प्रकार खोजा। इसलिए वर्तमान में गार्डनर ने बुद्धि के कितने रूप बताए हैं? 9, ठीक। तो ये ध्यान रखना, 7 और 9। मुख्य पूछेगा तो 7 और वर्तमान में 9। चलिए प्रश्न नंबर 81, विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ठीक है ना। विकास कहने का मतलब है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, ये बताना। तो ये कथन है स्किनर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। परीक्षा में रहेंगे आपके स्किनर, वो चाहे ऑप्शंस में ही रहे, तो इसलिए स्किनर को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये है स्किनर का, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको भी नोट करते चलिए। जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके साथ साथ जो इस पे और भी क्वेश्चन बोले जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से सवाल ये भी बनता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभिक अवस्थाओं में तीव्र होती है, या जो है बाद की अवस्थाओं में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है? तो सही उत्तर इसका ये होगा कि जो विकास की प्रक्रिया है प्रारंभिक अवस्थाओं में तीव्र होती है, उसके बाद जो है विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 82, एलेक्सिया क्या है ये बताना है। तो एलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता है? एलेक्सिया एक प्रकार का रोग है ना। आपने सुना होगा एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक। तो इस तरीके से एलेक्सिया क्या है? ये पढ़ने की अक्षमता है। जो बालक पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने की अक्षमता, एलेक्सिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने को तो कई बार इन चीजों को पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है। आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन मिल जाएगा तो कर ले जाएंगे, ऑप्शंस मिलने पर 4 ऑप्शन मिलेगा और कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इस तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रश्न नंबर 83, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ऐसे 4 ऑप्शंस में दिए होंगे। तो किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है? सही उत्तर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये बाल्यावस्था लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, SR थ्योरी यानी SR जो सिद्धांत है उसके जन्मदाता कौन है ये बताना है। SR सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है ना। जानते भी नहीं हो, मानते भी नहीं है और ना लिखते हैं तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो आप मानिए कि नहीं आता है और उन चीजों को नोट करना शुरू करिए, ठीक है। आता है तो फिर पढ़ना छोड़ दीजिए इसको, तो कुछ नया चीज पढ़िए आप, ठीक। चलिए, SR का मतलब क्या? स्टिमुलस, और R का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक। तो इन चीजों को भी नोट करते चलिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 85 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 85 है 3H। 3H यानी कि 3 बार H लिख दीजिए। तो पहले H का अर्थ होगा हेड, दूसरे का होगा हैंड, और तीसरे H का होगा अर्थ हार्ट। हेड, हैंड, हार्ट, ये 3H का संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेस्टालोजी। पेस्टालोजी। अब देखिएगा यहां पर ये उत्तर लिखा हुआ है ना, तो इसलिए बहुत आसान लग रहा होगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, है ना, तो 3S का संप्रत्यय किसने दिया था? पेस्टालोजी ने दिया था। ठीक। प्रश्न नंबर 86, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? ठीक है ना, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण अगर किसी ने किया था तो वो थे विने। अल्फ्रेड विने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। मानसिक आयु सिद्धांत का मानसिक आयु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विने और साइमन। प्रश्न नंबर 87 देखिएगा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए? सतत और व्यापक, यानी लगातार होना चाहिए, और इसके अलावा व्यापक भी होना चाहिए। व्यापक का मतलब क्या हो गया? केवल स्कूली शिक्षा के बारे में ही प्रश्न न किए जाए, व्यवहारिक शिक्षा यानी स्कूल से बाहर के जो है प्रश्नों को भी पूछा जाए उसमें, है ना। केवल पाठ्यक्रम में जो है केवल उन्हीं प्रश्नों को ना पूछा जाए, उसके बाहर की मतलब सतत लगातार मतलब उसका टेस्ट होना चाहिए। अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो लगातार उसका टेस्ट होना चाहिए, उससे ये पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो ये लगातार आपका टेस्ट ही चल रहा है, आपने तैयारी पूरी तरीके से कर लिया है, और तैयारी करने के बाद लोगों को घमंड हो जाता है, ठीक है ना। जब वो प्रश्न, तो ऐसे लोग जिनको तैयारी लगता है कि पूरी हो चुकी है, इनको घमंड हो जाए, तो वो क्या करें, प्रैक्टिस सेट उठा लें और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। बस उनका जो घमंड है ना टूटे तो ज्यादा ठीक है ना। तो ऐसे चेक करिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत यानी लगातार होना चाहिए, या हफ्ते में हो जाए टेस्ट, या 10 दिन पर हो जाए, या 15 दिन पर हो जाए, या महीने में हो जाए, लेकिन टेस्ट लगातार होना चाहिए। जितना पढ़ाया जाए उनका लगातार टेस्ट होते रहना चाहिए। व्यापक का मतलब क्या होगा? व्यापक का मतलब सभी तरीके से उनसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 88 देखिएगा, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया, किसने बताया था? ठीक है, इसके पहले हमने लिखा था, मिटा दिया, पोम्पोलोजी। पोम्पोलोजी, कितना प्यारा प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न। प्रश्न नंबर 89, जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, ठीक है ना। या तो मानिए, और अगर जानते हैं तो मत मानिए। अगर इन प्रश्नों को आप जानते हैं तो छोड़ दीजिए, इसी वक्त वीडियो बंद करके दूसरा काम करिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 89 देखिएगा, अगर नहीं आता तो इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, वयासंधि बालिकाओं में कब से कब तक होती है? ये क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो वयासंधि बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष होती है, ठीक है ना, और बालक में 12 से 13 वर्ष की होती है, ठीक। वयासंधि का काम क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहिए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनने की कोशिश ना करें। आप इस तरीके से पढ़िए कि परीक्षा में अच्छे अंक आए और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। मनोविज्ञान के जनक बनने की कोशिश ना करें, जितना जरूरत है बस उतने पढ़ें, ठीक है ना। और जज करना दूसरों को छोड़ दीजिए, ठीक, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। वयासंधि किसे कहते हैं? देखिए, वयासंधि जो होती है बाल्य अवस्था को किशोरा अवस्था से जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। और जो वयासंधि होती है ये बालक और बालिकाओं में शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बस इतना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आप थोड़ा पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ के खुद को कंफ्यूज ना करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90, संकल्प शक्ति के कितने अंग होते हैं, या कितने अंग हैं? संकल्प शक्ति के 3 अंग हैं, है ना। मनसा यानी मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है ना, यानी मन से, वचन से और कर्म से। तो संकल्प शक्ति के 3 अंग है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 91, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, 21 मनोवैज्ञानिक का कथन है। चलिए हम ऑप्शंस भी दे देते हैं आपको, ठीक है ना। वॉटसन, जेम्स ड्रेवर, अरस्तु, प्लेटो, ऐसे 4 ऑप्शन दिया गया, इसी में ढूंढना रहेगा आपको, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है,
ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये हो जाएगा वॉटसन। करत करत अभ्यास से मूर्ख होत विद्वान। कहने का मतलब यह है कि कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अभ्यास करना छोड़ दे, ये चीजों को भूल जाएगा वो। और कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो, उसको याद ही ना होता हो, लगातार अभ्यास करता रहे तो एक दिन विद्वान हो जाएगा। ठीक है ना, अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक। प्रश्न नंबर 92, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, 21 मनोवैज्ञानिक का कथन है। चलिए जल्दी बताएं। अब कह रहे हो ऑप्शंस होता तो सो हो जाता। अरे तो फिर पढ़ा क्या आपने, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर क्या है? 4 ऑप्शन मिलेगा तो कंफ्यूजन होगी कि और आपका क्लियर होगा, कंफ्यूजन होगी। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये है जेम्स ड्रेवर का कथन। ठीक है ना, तुक्का मारना छोड़ दीजिए, तुक्के से कोई काम नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इन चीजों को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। ये मनोविज्ञान का हार्ट है, ये मनोविज्ञान का हृदय है, इससे मनोविज्ञान बाहर नहीं आएगा। आप जितना हम वीडियो बना रहे हैं, ये पार्ट या भाग चौथा है ये, इसके जितने भी पार्ट बनेंगे, इन पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा और पेपर देकर आइएगा। उस पेपर से मिलाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाना बंद। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 93, किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? किस किस मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि जन्मजात होती है, इसको वातावरण से या हम जो है सीख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये बुद्धि जन्मजात होती है यानी कि बुद्धि अनुवांशिकता पर निर्भर करती है, वातावरण से हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, ऐसा किसका मानना था? तो ऐसा मानना था गाल्टन, कॉफमैन, है ना, और गाल्टन, कॉफमैन, और इसके अलावा एक और है बर्ट। ठीक है, ये 3 मनोवैज्ञानिक थे। इन लोगों का ये मानना था कि बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होने का मतलब है कि वातावरण से आप अर्जित नहीं कर सकते हो, ऐसा इनका मानना था। लेकिन अब जिसका क्या मानना था ये सब इस पे नहीं है। बुद्धि जन्मजात होती तो है, ठीक है, लेकिन वातावरण से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो जैसा वातावरण होगा, जैसा पर्यावरण होगा, उसके अनुसार भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बाकी इन लोगों का मनोवैज्ञानिकों का मानना है, इनके हिसाब से भी मानते रहिए, क्योंकि अगर इनको नहीं मानेंगे तो परीक्षा में नंबर नहीं मिलेगा। ये गलत है कि सही है कि क्या है, इससे नहीं मतलब है। इनको मानिए जब तक परीक्षा ना हो जाए, परीक्षा होने के बाद चाहे जो करिएगा। ठीक है ना, तो गाल्टन, कॉफमैन और बर्ट। ठीक। प्रश्न नंबर 94, व्यवहार का सिद्धांत, ये है पुस्तक। व्यवहार का सिद्धांत, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा CL हल। CL हल कौन है? क्लार्क हल इनका पूरा नाम होगा। इन्होंने ही परवलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परवलन, है ना, परवलन को पुनर्वलन भी कहते हैं, यानी एक बल पर दूसरा बल देना। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? परवलन या पुनर्वलन। ठीक है ना। इसके अलावा एक पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन डोलार्ड और मिलर ने भी किया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो व्यवहार का सिद्धांत जो पुस्तक है, ये 1915 में CL हल ने इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक है ना। इसके अलावा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक स्किनर की है। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। उसी सिद्धांत को इन्होंने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक में लिखा था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन, एक कोहलर का है पुस्तक द मेंटालिटी ऑफ एप्स। ये जो पुस्तक है किसकी है? ये कोहलर की है। और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने द मेंटालिटी ऑफ एप्स पुस्तक में लिखा था। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक, देखिएगा प्रश्न नंबर 95, स्वच्छ लिखावट व्यक्तित्व की आईना होती है। 21 मनोवैज्ञानिक का मानना था कि स्वच्छ लिखावट व्यक्तित्व की आईना होती है। ये था डॉक्टर मेहलर। ठीक है, डॉक्टर मेहलर का ये कथन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी प्रयोग विधि से सीखना। इसके जन्मदाता कौन है? डॉक्टर मेस। यहां पर हम और आप कैसे सीख रहे हैं? करके सीख रहे हैं। देखिए, हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। ये बताइए, जहां पर अध्यापक भी सीखने आएगा और छात्र भी वहां सीखने आएंगे, तो बताओ अधिगम ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। हम भी सीखने आए हैं और आप भी सीख रहे हैं,
तो यहाँ पर अधिगम ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, आगमन विधि के जनक कौन है? तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक अरस्तु हैं। कैसे याद करोगे? अरस्तु के आगमन पर निगमन विधि अपनाई गई, एक ट्रिक है। अगर ऐसे याद कर लिया आपने तो आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। टिक करेंगे और 1 नंबर मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी आपको। और फर्जी दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, मनोविज्ञान के जनक ना बनिए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनने की कोशिश ना करें, परीक्षा पास करने की कोशिश करिए कि नंबर कैसे अच्छा है, और नंबर ऐसे अच्छा आएगा जब ऐसे पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। चलिए आगमन और निगमन विधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है सृजनात्मक बालक और एक होता है प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो आगमन विधि का प्रयोग करता है कि निगमन विधि का प्रयोग करता है? जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो निगमन विधि पर आधारित होता है, ठीक है ना। और जो सृजनात्मक बालक होता है वो आगमन विधि पर आधारित होता है। प्रतिभाशाली बालक यानी रटने पर, मतलब वो जो विषय दिया गया बस उन्हीं चीजों को पढ़ता है। और जो सृजनात्मक बालक होता है वो नई नई चीजों को खोज करके पढ़ने की कोशिश करता है। तो ज्यादा सृजनात्मकता भी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली बालक जो सिलेबस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है, ठीक है। और जो सृजनात्मक बालक है जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ और भी नया बना लेता है, तो वो हो जाएगा आगमन विधि। निगमन विधि प्रतिभाशाली बालक जितना दिया है बस उतने याद करेगा, उतने रटेगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा और सिलेक्शन उसका पहले होता है। तो इसलिए प्रतिभाशाली बालक बनिए, सृजनात्मक बालक ना बनिए, ठीक है ना। सृजनात्मकता का मतलब यही है, काम कुछ और करने गए कुछ और करने लगते हैं आप, ठीक है ना, वो हो गई सृजनात्मकता। तो इस तरीके से सृजनात्मकता भी खतरनाक होती है, ठीक है ना। तो निगमन विधि रटने पर आधारित है, जैसे मैथ के जो सूत्र हैं पहले सूत्र रटते हैं उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं, तो वो निगमन विधि पर आधारित है। और आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है फिर उसके बाद उसको समझाया जाता है, तो वो हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 है कि लड़कियों की लंबाई पूर्ण हो जाती है, कितने वर्ष तक लड़कियों की लंबाई पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो लड़कियों की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक पूरी हो जाती है। देखिए लड़कों की लंबाई जो होती है, मनोविज्ञान कहता, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है ना, नहीं मेरे ऊपर ब्लेम करो आप लोग, मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। और लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है, ठीक। प्रश्न नंबर 99, स्वकेंद्रित अवस्था होती है कब से कब तक? स्व मतलब स्वयं की तरफ, केंद्रित मतलब ध्यान देना। बालक किस अवस्था में स्वयं की तरफ ही ध्यान देता है, मतलब उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो स्व केंद्रित जो अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक। प्रश्न नंबर 100, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे हौसले को बढ़ाने का प्रयास करें। जब आपका लाइक आपका आता है, कमेंट्स आते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि चलिए ज्यादातर लोग देख रहे हैं, इतना मेहनत किया जा रहा है, अगर लोग देख नहीं रहे हैं, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल कम हो जाता है। इसलिए आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए और हम अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आपका भी मनोबल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 100 देखिएगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही कहा। जो विकास की प्रक्रिया वो गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती है। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद ही विकास की प्रक्रिया शुरू होती है ना। गर्भ में यानी गर्भाधान से ही बालक का जो है या जो भी होता है उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होगा? निरंतरता। यहाँ पर मैंने लिखा है निरंतरता, इसको आप लिख लीजिएगा, निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। और निरंतरता सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा किया यहाँ पर, ठीक। चलिए तो ये थे मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 5 में और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन होगा, रेड लिखा होगा सब्सक्राइब, उसी पे क्लिक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। इतनी कंजूसी ना करें, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। हम आपके कमेंट और लाइक का इंतजार करेंगे, ठीक है ना।
हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।